दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच करने दिल्ली पुलिस बसई में उसके दोस्तों व रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के करीबी दोस्त लक्ष्मण नाडर और एक स्टेट एजेंट से पूछताछ की। इसके बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के परिचित युवक गॉडविन से 5 घंटे तक पूछताछ की। श्रद्धा जिस कॉल सेंटर में काम करती थी, उसी के मालिक ने गॉडविन को कहा था कि श्रद्धा परेशानी में उसकी मदद करो, जिसके बाद वह श्रद्धा की मदद करने लगा। गॉडविन वह शख्स है जो आफ्ताब की मारपीट करने के बाद श्रद्धा की मदद करता था। उसी के पास ही श्रद्धा के अस्पताल की रिपोर्ट थी जो उसने शनिवार को मीडिया को दी थी। ऐसी कोई नई जानकारी नहीं दी है जो मैंने पहले न्यूज़ में नहीं दी। जो मैंने जो व्हाट्सएप चैट्स थे वही चीज़ें मैंने पुलिस के साथ शेयर की और कुछ है नहीं। आपको क्या चैट पर बताया था श्रद्धा ने, आपने किसको क्या कम्युनिकेट किया था, कब की बात है? ये जैसे नवंबर 2020 की बात है जो मैं एक्चुअली न्यूज़ चैनल पे बोल चुका हूँ और उसके अलावा मैंने कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बस करण जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। चैट है बट अगर आप मैं किस तरह की मदद मांगी कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे हर एक डिबेट या जिस भी न्यूज़ चैनल पे मेरा इंटरव्यू चला था मैंने इन्फॉर्म किया। क्या था मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में फर्स्ट टाइम मैंने वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने। उसके बाद क्या किया जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज क्या क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। मैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें बोल चुका हूँ, मैंने कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर। क्या वो फ्रेंड गॉडविन थे या राहुल राय? हाँ, गॉडविन से मैंने बात की थी, गॉडविन ने हेल्प किया था। क्या श्रद्धा के पेरेंट्स को भी आपने कन्वे करने? नहीं, श्रद्धा के पेरेंट्स से मेरी कोई कॉन्टैक्ट। आप अवेलेबल रहेंगे? मैं अवेलेबल तो सबके लिए हूँ। अगर मेरे वजह से कुछ अगर हेल्प मिल सकता है ये केस में तो मैं हर इंसान के लिए अवेलेबल अभी बोला है मगर ये चीज के लिए मेरा प्राइवेसी या मेरा फैमिली या मेरे बिल्डिंग के आजू बाजू में कोई भी चैनल होगा या कोई भी इंटरव्यू करेगा मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। और हालांकि मैं बाद में डिस्कनेक्ट ही कर दूंगा, मेरा फोन भी बंद हो जाएगा, ना मैं किसी से बात कर पाऊंगा। दोबारा आपको भी बुलाया वापस? नहीं बुलाया, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन सिर्फ राइटिंग में दिया गया और कुछ नहीं। अभी आप अच्छा, वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था। आप तक कैसे पहुंची थी, वो कांटेक्ट कैसे किया? मैंने अभी बता दिया। बाद से बिल्डिंग में क्या किन लोग किससे कनेक्टिविटी हुई है या किसी से बातचीत हुई है या यहाँ से जाने के बाद तुरंत उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया? एक्चुअली उनको जाके अभी समझो 16-17 दिन हो गए और शिफ्ट करने के बाद में एक दिन वो लड़का और वो दोनों जन भी आए थे, कुछ सामान रह गया था। ये चीज़ पहले भी मैं बोल चुका हूँ और बाकी फ़ोन वगैरह बाद में किसी से कांटेक्ट हुआ नहीं। तो अभी कैसा यहाँ पे जब मीडिया आई और लोग आए पूछताछ के लिए, तो क्या इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने या सोसाइटी के मेंबरों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश किया क्या? हाँ, हम लोग ने भी फ़ोन लगाने की कोशिश किया था लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या अमीन पूनावाला के ही फ़ोन पे ट्राई किन लोगों से वो फ़ोन लगाने की कोशिश किया गया? उसके लड़के का नंबर तो किसी के पास नहीं है। उनके वाइफ का, अमीन जी का और उनके औरत का इस नंबर पे ट्राई किए थे लेकिन दोनों नंबर बिल्कुल लगा नहीं। क्या सोसाइटी के किसी को पता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है और कहाँ चले गए? क्या मीरा रोड जो उन्होंने बताया वो सही है या फेक उन्होंने एड्रेस बताया था? इसमें क्या आइडिया नहीं, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस किसी को बताए नहीं थे। वो ये बोले थे कि काशी मीरा साइड में जा रहा हूँ और बाद में मैं आऊँगा तो एड्रेस दूंगा, आप लोग भी आना। अच्छा, दूसरी बात है खान भाई कि ये अमीन पूनावाला किस पंथ से थे और उसमें तमाम बातें कही जा रहे हैं कि अलग अलग पंथों से, लेकिन ओरिजिनल उनका पंथ क्या था और वो किस तरह के मुसलमान थे? एक्चुअली वो लोग खोजा मुस्लिम है जो जमात खाना आगा खान को फॉलो करने वाले। बाकी इतने ही हमको नॉलेज है उस बारे में। और लैंग्वेज गुजराती उन लोग का, शायद गुजरात साइड के रहने वाले हैं। तो और उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने कभी शेयर किया कि हम लोग किस तरह से रहते हैं या किस तरह के हमारे धर्म में बात होती है, इस बारे में कुछ? नहीं, धर्म के बारे में बिल्कुल और कुछ शेयर नहीं किए। बाकी खोजा मुस्लिम थे, इतना कन्फर्म है। 20 साल तक थे, क्या कभी अपने जो उनके प्रोग्राम्स होते थे उनके धर्म के,
तो उसमें कभी आप लोगों को शेयर किया क्या? नहीं, उनके प्रोग्राम में एक्चुअली उन लोग बाहरी लोग को अलाउड ही नहीं करते हैं, कभी बुलाए भी नहीं और ना हम लोग कभी गए। दिल्ली के मेहरौली में बसई की रहने वाली श्रद्धा वालकर के प्रेमी आफ्ताब पूनावाला ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने बाजार से आरी खरीदी और शव के 35 टुकड़े कर दिए। घर में दुर्गंध न आए उसके लिए उसने एक फ्रीजर खरीदा और शव के टुकड़े उसमें भर दिए और रोज रात 2 बजे एक टुकड़ा निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर मेहरौली के जंगल में फेंक देता था। इस तरह उसने पूरे शव के टुकड़े जंगल में फेंक दिए। कौन थी श्रद्धा वसई? पश्चिम दीवानमान इलाके के विजय बिहार कॉम्प्लेक्स स्थित रीगल अपार्टमेंट में रहने वाली श्रद्धा वालकर उम्र 27 वर्ष अपने पिता व छोटे भाई के साथ रहती थी। श्रद्धा के पिता इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। 2019 में श्रद्धा की दोस्ती वही के रहने वाले आफ्ताब पूनावाला के साथ हुई। कुछ दिनों के बाद दोनों में प्रेम संबंध हो गए। इस बात से वालकर के पिता नाराज थे, जिसके चलते उसका हमेशा पिता से विवाद होने लगा। एक दिन वह घर छोड़कर आफ्ताब के साथ एवरशाइन में रहने लगी। यहाँ कुछ महीने के रहने के बाद दोनों दिल्ली चले गए और वहाँ लिव इन पर रहने लगे। दोनों एक कॉल सेंटर में काम करने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। इस बीच 18 मई 2022 को आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी। आप अमीन पूनावाला को कब से जानते हैं और कभी उनको फ्लैट दिया, कैसे उनसे परचेजिंग वगैरह वाली क्या? अमीन पूनावाला को मैं कम से कम मेरे जमात में उठना बैठना था तो कम से कम इसको 1-2 साल से मैं जानता हूँ, समझे। फिर वो लोग मीरा रोड लेने चले गए तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मेरा फ्लैट 3rd फ्लोर पे मुझे रेंट पे देना। ठीक है, तो मैंने उनको रेंट पे चढ़ा दिया। ये जो फ्लैट है वो अमीन पूनावाला का निजी फ्लैट है? नहीं, अमीन पूनावाला का और मेरे ख्याल से जॉइंट में फ्लैट है, इसकी वाइफ का भी साथ में। हाँ, ऐसा मुझे सुनने में आया है। मैं तो एग्रीमेंट बनाया, पक्का एग्रीमेंट है मेरे पास। हाँ, कच्चा एग्रीमेंट नहीं है, पक्का एग्रीमेंट है। अच्छा, वो मीरा रोड में कहाँ पे गए इस बारे में कोई वो जानकारी? नहीं, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको दोनों बेटे को भी नहीं जानता हूँ, किसको भी नहीं जानता हूँ, खाली अमीन पूनावाला को जानता हूँ, उसको थ्रू मैंने किया हूँ। अच्छा, आफ्ताब कभी आपसे फ्लैट नहीं, कभी अब तक मैंने आज तक उसको मेरा मुलाकात ही नहीं हुआ, कभी मैंने देखा ही नहीं उसको आज तक। हाँ। उनका जो छोटा लड़का साथ में रहता ना, उनको भी नहीं देखा नहीं। अच्छा सर, इस घटना के बाद क्या अमीन पूनावाला आपसे कोई फोन किया? नहीं, कभी नहीं, कभी फ्लैट तो नहीं किया मेरे को, कभी बात ही नहीं किया उसने। अभी इस दौरान कोई बातचीत नहीं है? नहीं, कोई बातचीत नहीं है। तो आपने कल मेरा भारती मुझे बताया कि रोनक भाई ऐसा आए थे मेरे घर पे कि उनका लड़का ने मर्डर किया ऐसा, तो मैंने फ़ोन लगा तो उनका स्विच ऑफ आ रहा था। क्या मामला था और किस तरह से आप लोगों ने श्रद्धा की मदद किया था और क्यों जो है पुलिस स्टेशन में आफ्ताब के खिलाफ मामला दर्ज कराना पड़ा? एक्चुअली सर क्या हुआ था ना, वो टाइम पे वो ना बहुत मार खाई थी। फ़ोन की मेरे दोस्त को, फ्रेंड को फ़ोन की, फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया तो हम लोग मिले, बाहर मिले। उसको लगा तो पुलिस चौकी उसको लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया इनसे। FIR कराने के बाद में तो हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, तो हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई, तो हम लोग घर पे लेके आए उसको। लेके आने के बाद में मैंने पूनम बिडलान ऑफिस पे लेके गया। लेके जाने के बाद में बातचीत वगैरह किए। करने के बाद में मैडम बोली कल आ जाओ, तो अभी हम लोग बोल के पुलिस उठवा सकते, उसको लेके आएंगे। तो वो बोले अभी नहीं, एक दिन होता है रिलेशनशिप में होता है ऐसा। तो दूसरे दिन बुलाया, तो दूसरे दिन बोला आई दूसरे दिन। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया और मुझे ये डर है, मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है। उसका FIR भी है, FIR भी उसके अंदर घूमता, 2 दिन लड़के कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है एक्चुअली। और उसके बाद सर ना उसको हम लोग को बोले टेंशन नहीं लेना, हम लोग कभी फ़ोन कराया। तो फिर हम लोग एक बार फ़ोन किए एक्चुअली, हम लोग फिर उसके बाद पहुँचे तो मेरे दोस्त ने, गॉडविन मेरा दोस्त है, उसको हेल्प मांगी उससे। तो उससे बात हुआ तो उसने बोली नहीं ऐसा होते रहता। उसके बाद में वो हम लोग को कॉन्टेक्ट में अभी तक आई नहीं। फिर उस घटना के बाद क्या दोबारा कभी ये कहा कि हमारे साथ आफ्ताब मारपीट करता रहता है? हाँ, एक्चुअली वो बोलती थी, एक्चुअली फ़ोन वगैरह करती थी, बोलती थी, मगर ऐसा कुछ इतना सीरियस नहीं लेती थी वो दिल पे। बोलती थी, सीरियस नहीं था। 1-2 बार मेरे दोस्त के, गॉडविन के दोस्त आई घर पे मिलने, बात करने आई। उसके बाद में बात मतलब कभी ऐसा हम लोग को नहीं मालूम पड़ा ये ऐसा कर देगा। तो श्रद्धा ने कभी इस तरह बताया जब वो घर चेंज करती थी, कभी एड्रेस बताती थी या अपने परिवार की कोई बात बताती थी? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं बताती था। एक्चुअली हम लोगोने कभी उसको पूछा भी नहीं घर के बारे में भी। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है,
जैसा हम लोग को मिलती थी खाली हाई बाई ही रहता था हम लोग का। अच्छा, कभी ये भी बोला क्या कि आफ्ताब किस तरह का नशा करता है या किसी तरह पैसे हाँ। के लिए मारपीट करता नहीं, है? पैसे के लिए एक्चुअली नहीं बताया था, वो खाली बोलते नशा करता है, नशे में रहेगा, हमेशा मारते रहता है, गला दबाने की कोशिश करता है मुझे। और लड़की लोग से ज़्यादा बात करता है, लड़कियों को घूमता फिरता ज़्यादा है, गाड़ियों का बहुत शौक है उसको घूमने फिरने का लड़की लोग को लेके, बस इतना है एक्चुअली। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को तुलेजू पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी कि उसे आफ्ताब से जान का खतरा है, वह उसकी हत्या कर सकता है क्योंकि आफ्ताब उसे कई बार छोटी छोटी बातों पर बेरहमी से पीटता है। शिकायत पत्र देने के बाद आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद 3 दिसंबर को ओजान अस्पताल में भर्ती हुई थी और 6 दिसंबर को डिस्चार्ज हुई। शिकायत पत्र देने के बाद 19 नवंबर 2020 को तुलेजू पुलिस ने जब श्रद्धा को स्टेटमेंट के लिए बुलाया तो श्रद्धा ने पुलिस से अपना शिकायत पत्र वापस ले लिया और पुलिस से कहा कि उनका घरेलू मामला है, हमारा आपस में सुलझ गया। उस वक्त पुलिस ने दोनों के हस्ताक्षर लेके मामला क्लोज कर दिया था। तुलेजू पुलिस स्टेशन के सीनियर PI राजेंद्र कांबले ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे शिकायत पत्र की जाँच रिपोर्ट मांगी है। अब तुलेजू पुलिस उस पत्र को दिल्ली पुलिस को सौंप देगी। नसता का याच्याबद्दल सुद्धा खात्री नाहीये, परंतु मला असं वाटतं की दिल्ली पोलीस आणि पालघर मधले इथले माणिकपूरचे पोलीस या सगळ्यांनी मिळून चांगलं काम केलेलं आहे आणि लवकरात लवकर या केसचा निकाल लागावा असं अपेक्षित आहे। हिंदी में ये कहना चाहूँगी मैं कि दिल्ली तक के पुलिस तक माणिकपुर की पुलिस जो है वो पहुँच गई और उन्होंने क्रूर तरीके से, बहुत ही क्रूर तरीके से ये जो साजिश करके उसको टुकड़े टुकड़े करके मारने का जो किया है, कुकर्म किया है, उसका मैं निषेध करती हूँ। विधान परिषद महाराष्ट्र की उपसभापति होने के हैसियत से और उसी के साथ साथ शिवसेना के उपनेता होने के हैसियत से मैंने इसमें ध्यान दिया है। मैंने उसके पिताजी के साथ में बहुत कुछ समझने की कोशिश की, उनसे मालूमात करा ली और ये भी बात स्पष्ट है कि उनका ये कहना है की उनको ये चाहते हैं। मोबाईल फोन बंद करून तरी बाईट क्या हसला करता त्याच्यामध्ये या परिस्थितीमध्ये उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये इनकी अपेक्षा है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से श्रद्धा को गुमराह किया गया, उसके पास से पैसा मांगने के लिए भी शायद वो दबाव डाल रहा था, ऐसे कई मुद्दे उसमें हैं। मैंने उनको ये कहा है कि वो जो भी बातें श्रद्धा के साथ होती थी उसको ठीक तरीके से उसको निपटे रखे, जिससे जब फैसला चलेगा तो मुकदमे में इसका फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात जो है कि ये जो परिवार यहाँ पे रहे हैं उनको ऑलरेडी बहुत टेंशन आया है, तो इसके लिए उनको जितना मीडिया से दूर रहेंगे, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ही पहली व्यक्ति हूँ कि पुलिस को छोड़ के जिन्होंने उससे बात की है और वो यही चाहते हैं कि ये सब का सब मुकदमा पूरा होने तक अगर आपका सहयोग उनको मिलेगा तो जल्द से जल्द इंसाफ भी मिल सकता है। और उसी के साथ साथ जो भी कुछ को तकलीफ़ होती है या कुछ उनको प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। खास करके कानूनी तौर पे जो मदद लगती है सरकारी वकील मिलने के लिए, उसके लिए भी हम उनको पूरा सहयोग देने वाले हैं। कभी बीच में श्रद्धा ने कभी फोन किया था कि मैं परेशान हूँ, मुझे वापस आना, इस तरह की कभी बातें हुई पिता के साथ बेटे की? उसने ये कहा था कि उसका वो ये चाह रही थी, मोबाइल खाली है ना ये भाई, झगड़े हो रहे थे और झगड़े डोमेस्टिक वायलेंस मतलब उनके मारपीट करता था और लड़का नहीं, वो ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन एक बात है कि वो बहुत प्रेशर में थी, ऐसा उनको ज़रूर लग रहा है। अब वो प्रेशर पैसे का है कि वो प्रेशर मारपीट का है, वो ये भी कर रहा था ना, वो शराब वगैरह भी पी रहा था, भरपूर ड्रग्स भी ले रहा था, तो इसके लिए ये कारण भी उसकी हिंसा का हो सकता है। मैम, क्योंकि वो दिल्ली में थे, पुलिस के साथ थे, जांच उनको पता है क्या चल रही है, तो क्या जो ये आरोपी है आफ्ताब, वो श्रद्धा के साथ रहकर भी उसको धोखा दे रहा था? बिल्कुल धोखा तो दे ही रहा था और उसी के साथ साथ उसने झगड़े हो रहे हैं और इसीलिए उसने ये प्लान करके किया है, ये भी बात स्पष्ट है। घटना की रात क्या हुआ था मैम? कुछ पिताजी को पुलिस की, दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जाता? नहीं, वो बात जो है ना, वो जब घटना हुई तो पिताजी तो वहाँ नहीं थे ना। नहीं, पुलिस ने कुछ बताया? पूछा ये सब बातें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के सब डिटेल जो है मुझे भी मालूम होंगे, तो फिर भी मैं जब आपसे ये बात करती हूँ तो जैसे एक इंसान, भोले इंसान है, वो सुनते हैं, वैसे जो लॉयर्स है अक्यूज के, वो भी पढ़ के उसका स्टडी करते हैं। इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी मैं, और अभी तक ना की है 30 सालों में कि जिससे आरोपी को फायदा। दिनों तक एडमिट थी और किस तरह की उसको इंजरी हुई थी? श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक एडमिट थी। वो
काफ़ी तेज़ गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द के कारण आई थी, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स में मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही सर थी। जो इंजरी हुई थी उसके बारे में श्रद्धा ने बताया था कि कैसे वो इंजरी आई उसको, और वो क्या उसके आगे भी कुछ बताया था क्या, कितने दिन तक यहाँ एडमिट रही? हम हिस्ट्री पूछते पेशेंट से, लेकिन पेशेंट ने हमें ऐसा कोई खास रीज़न नहीं बताया जो उसको रिकॉल हो कि जिसके कारण ये हो रहा है। जस्ट वो पेन का कंप्लेंट कर रही थी, लेकिन उसका कारण उसने हमें नहीं बताया कुछ भी। तो क्या ऐसी चोटों से क्या डॉक्टर आपको पता लगा क्या कि किसके साथ मारपीट हुआ है या किस तरह से हुआ है, क्या ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, वैसे एक्सटर्नल इंजरी कुछ उसके बॉडी पे नहीं दिखाई दे रही थी। जब हमने हिस्ट्री पूछा तो उसने भी हमें कोई ऐसा मारपीट का कारण नहीं बताया। बाकी जो उसके इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें एक्सरे में भी हमें थोड़ा सा स्पाज्म नज़र आया, मतलब जो स्पॉन्डिलाइसिस जैसे फीचर्स रहते हैं वैसे, और वो कई कारणों से हो सकते हैं, गिरने से, मारपीट से, या फिर एक्सरसाइज नहीं होने से, बैड पोस्चर रहने से, वजन उठाने से भी हो सकते हैं। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो क्या उससे मिलने के लिए आफ्ताब आया था या श्रद्धा की फैमिली वाले आए थे मिलने के लिए? मुझे जहाँ तक रिकॉल है उसको एडमिशन के समय आफ्ताब था उसके साथ। हाँ, आफ्ताब यहाँ पे एडमिट किया था। फिर आफ्ताब कितनी बार यहाँ हॉस्पिटल में आया था, और उसके डिस्चार्ज होने के दौरान में उसके जो फीसेस थी वो कैसे पेड किया गया था? पेमेंट का तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पता चलेगा, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। तो डिस्चार्ज के टाइम क्या आफ्ताब आया था यहाँ पे उसको डिस्चार्ज करने के लिए, या कि खुद फैमिली मेम्बर आया हुआ था? नहीं, फैमिली मेम्बर मुझे नहीं रिकॉल हो रहे, शायद फैमिली मेम्बर को मुझे नहीं लगता मैंने देखा है, लेकिन आफ्ताब को मैंने देखा है। हाँ, फिर उसके बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई, दोबारा कभी श्रद्धा हॉस्पिटल में एडमिट हुई क्या? नहीं, वो कभी दोबारा medicines यहाँ वगैरह पे नहीं लेने आई, दोबारा यहाँ पे नहीं आई।